नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है राइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे बताना है कि हवा में जो है कौन सी गैस जो है प्रधान रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे आर्गन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। तो ये जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करें, नाइट्रोजन जो है 78.08% होती है। ऑक्सीजन जो होती है 20.95% होती है। और आर्गन बात करते हैं 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.033% होती है। ठीक है, ये याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो होती है नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद आर्गन और ये होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो यहाँ पे बताना है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है किस देवता का नाम आया है, ये बताना है। कुल मिला के यहाँ पे वरुण दिया है, इंद्र दिया है, अग्नि दिया है, शिव दिया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो इंद्र का आया है। ठीक है, इंद्र का आया है। और कितनी बार आया है, तो ये जो आया है 250 बार। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि अग्नि का, तो अग्नि का जो आया है कितनी बार आया है, तो 200 बार आया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद जो है ये भी पूछा जाता है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो है कितने वेद हैं, वेद कितने, तो 4 हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। और 4 कौन कौन से, एक तो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद, और फिर सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, 4 वेद हैं। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और इसमें से कौन कौन से नाम हैं ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे ज़्यादा बार जो है उल्लेख मिलता है वो इंद्र का मिलता है, उसके बाद अग्नि का मिलता है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है 15 सितंबर 1948 में हुई थी। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। देहरादून में जो है वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराधी का जिक्र आता है। तो देखिए ये सब में आता है। ठीक है, उपरोक्त सभी होंगे। मनुस्मृति में भी आता है, अर्थशास्त्र में, न्याय मीमांसा में भी आता है। मनुस्मृति मनु जी ने लिखी है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो जो है कौटिल्य जी ने लिखी है। अगली बात करें, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वुमेन हेल्पलाइन से जाना जाता है। ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन से। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया 2006 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था। तो यहाँ पे बताना है, गरीबी हटाओ ये नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो यहाँ पे 5वीं दिया है, तृतीय पंचवर्षीय दिया है, चौथी पंचवर्षीय योजना दिया है और 6वीं पंचवर्षीय योजना दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न दिया है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा ऊंचा होता था, जिसे कहा जाता था, तो इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है। तो ये जो है कार्यपालिका का कार्य होता है। ठीक है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ये जो है प्रेसिडेंट होता है। कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट होता है, ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक है, और कार्यपालिका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो कार्यपालिका में आता है जो है
प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है और मंत्रिपरिषद आती है, जिसमें मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से किसका कार्य होता है, तो मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है। नीति आयोग का जो है स्थापना कब होता है, तो नीति आयोग का स्थापना होता है 2015 में। ठीक है। नीति आयोग के अभी पूर्णकालिक सदस्य चुने गए कौन, तो राजीव गौबा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। ठीक है, इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, तो यहाँ पे बताना है किस प्राचीन साम्राज्य में जो है महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, इसकी हरिहर और बुक्का जी ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, तो शराब को कौन सा बादशाह जो है छूता तक नहीं था, तो यहाँ पे अकबर दिया है, शाहजहां दिया है, जहांगीर दिया और औरंगजेब, तो औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है, तो ये जो है किसको जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए जानते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये बात करते हैं अब्रोही, तो ग्रीनलैंड है, न्यूगिनी है और बोर्गियो है और मेडागास्कर है और वेफिन द्वीप है, सुमात्रा है और होन्सू है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है कौन सा, ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है। देखिए, जब भी कोई परीक्षा आयोजित की जाती है उससे पहले के जो दिवस मनाए जा चुके होते हैं वही दिवस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है उत्तर प्रदेश का दिवस, तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस और मनाए जाते हैं। कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो एक तो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी दिन होता है। और दूसरा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। तो ये जो है 3 दिवस 24 जनवरी के मनाए जाते हैं। फिर दूसरी एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस। फिर बात करते हैं 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब से प्रारंभ होता है, तो 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, तब से जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे 23 जनवरी दिया है, तो 23 जनवरी की अगर बात करते हैं तो ये जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती होती है, याद रखिए। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है 2021 से प्रारंभ हुआ पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए, भारत सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण दिवस बन जाते हैं जनवरी में, तो एक तो दिवस पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर पूछा जा सकता है कि 9 जनवरी में, तो 9 जनवरी में अगर बात करते हैं तो 9 जनवरी में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। और हाल ही में जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी मनाया गया था। कहाँ पे, तो ये जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो याद रखिए, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है जो है 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से जो महात्मा गांधी वापस आए थे उनकी जो है स्मृति में मनाया जाता है। फिर और दिवस पूछा जाता है कि जो है
30 जनवरी में, तो 30 जनवरी में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। किसकी पुण्यतिथि होती है, तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतनी जनवरी के दिवस महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि 2 फरवरी में जो हाल ही में मनाए गए हैं, तो उसमें चर्चा कर लेते हैं। 2 फरवरी में क्या मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और फिर बात करते हैं 28 फरवरी में, तो 28 फरवरी में क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी में अगर बात करते हैं तो ये जो है विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं जो मनाए गए दिवस हैं, और फिर बात करते हैं 8 मार्च में, तो 8 मार्च में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो हाल ही में मनाया गया है वही दिवस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिवस महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 24 जनवरी में हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात आई, तो उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया। और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो दूसरे नंबर पर आ गई। पहले नंबर पर जो है महाराष्ट्र की है, और दूसरे नंबर पर जो उत्तर प्रदेश के आ गए। और इस बार का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, और दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई है। अगर बात करते हैं जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा है कि 2016 और 17 में जो थी इसकी अर्थव्यवस्था 6वें स्थान पे आती थी, और इस बार जो है दूसरे स्थान पे आ गई, ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। और जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो नासा ने चयनित किया है उनको अंतरिक्ष यात्री के रूप में, और शुभांशु शुक्ला जो हैं वो लखनऊ के हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ पे बताना है जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। तो यहाँ पे तापी दिया है, गोदावरी दिया है, नर्मदा दिया है, और सरस्वती दिया है। तो ये जो वैदिक सभ्यता की जब बात आती है तो आपको सरस्वती नदी याद रखना है। और सबसे जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो इसका विकास जो है बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे कथन ए दिया है, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। फिर बी दिया है, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ये कथन नंबर 2 तो गलत हो जाता है। इसमें जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था, ठीक है, इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था, बल्कि इसको जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट हैं और फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको जो है स्वीकार किया गया था इसमें, ठीक है, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन आरंभ नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे जो है ये भी पूछा जा सकता है कि जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें जो है किसको जो है स्वीकार किया गया था। तो जो भी प्रस्ताव थे फंडामेंटल राइट के, फंडामेंटल ड्यूटी के, इसको जो है स्वीकार किया गया था इस अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसकी अध्यक्षता पूछी जा सकती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न दिया है, पूर्ण स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी तो ये बताना है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दिया है, सुखदेव एवं राजगुरु दिया है, अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी ने की थी, ठीक है। कब की थी तो ये जो है 19
1923 में की गई थी। ठीक है, 1923 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? सही पूछा है। तो यहाँ पे रोहतांग सिक्किम दिया है, लिपुलेख उत्तराखंड दिया है, बोमडीला हिमाचल प्रदेश दिया है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो जो देखिए लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अब देखिए लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में, उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा सकता है, अगली बार हो सकता है तो इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं तो उत्तराखंड में करंट की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो है ईसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और देहरादून में ऐसा एक मदरसा खोला गया जिसमें जो है अभी तक आपने सुना होगा मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है और जो है आयतें वगैरह रटवाई जाती हैं, बल्कि यहाँ पे जो है एनसीईआरटी और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। ऐसा मॉडर्न रूप से मदरसा देहरादून में खोला गया है। ठीक है, देहरादून में खोला गया है और जो है उस मदरसे का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नाम रखा गया है। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं तो जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया गया इसी में उत्तराखंड में, तो ये इसलिए भी चर्चा में, तो याद रखिएगा। उसके अलावा यहीं पे जो है 100 मॉडल गांव का जो है मिशन चलाया गया। 100 मॉडल गांव तैयार किए जाएंगे। क्यों तैयार किए जाएंगे? तो यहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या उत्तराखंड की वो पलायन कर गई है, इसलिए जो है हम अच्छे गाँव बनाएंगे, उसमें जो है निवास करेगी जनसंख्या जो भी उत्तराखंड की है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं तो यहीं पे दर्रे दिए, तो बात कर लेते हैं रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। और बात करते हैं नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में। फिर उसके बाद जो है पीर पंजाल दर्रा अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहीं पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, केरल में स्थित है। और अगर बात करते हैं, केरल का जो नाम बदल कर दिया है मलयालम भाषा में केरलम कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी। फिर केरल के जो 2 शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है देखिए जब भी आप करंट रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से ही करंट याद रहती है। अब केरल की बात आई तो केरल की अगर बात करते हैं तो इसका सीएम जो है विजयन है और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं दो कौन कौन से हैं, तो वो भी एक बार में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जीके जीएस जो है वो रिवीजन मांगती है। तो इसका जो है कथकली। ठीक है, कथकली। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं तो एक जो है मोहिनीअट्टम। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं तो यहीं पे अगर बात करते हैं तो प्रमुख झीलें दी हैं, तो झीलों में बात करते हैं अष्टमुड़ी जो है झील है वो केरल की है। वहीं बात करें कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील जो है मणिपुर में, और लोनार झील जो है महाराष्ट्र की है। और अगर बात करते हैं चिल्का झील उड़ीसा की, और चिल्का झील जो है सबसे पहले शामिल होने वाली रामसर स्थल में है। तो चिल्का झील जो है वो कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। चिल्का झील जो है उड़ीसा की है। और फिर पूछा जाता है बूलर झील, तो बूलर झील की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की है। तो ये झीलें जो है पूछी जाती हैं, तो महत्वपूर्ण झीलें जो पूछी जाती हैं। लोकटक झील भी जो है किस में शामिल है? तो रामसर स्थल में शामिल है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भागों की जिक्र की गई है। तो 22 भागों में जो है भाग 8 संबंधित है, ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है राज्य दिया है, नगर पालिकाओं दिया है, केंद्र शासित प्रदेश दिया है और पंचायतों दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो इसकी बात करते हैं तो ये जो संबंधित है
वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगर बात करते हैं नगर पालिकाओं से भाग कौन से संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से भाग संबंधित है 9A, ठीक है, 9A संबंधित है और पंचायतों से भाग 9 संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भाग 7 जो है इसके अंतर्गत राज्यों की श्रेणी में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1956 का, इसके द्वारा इसको जो है हटा दिया गया। फिर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है भाग 8 में मिलता है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद है 239 से अनुच्छेद 242 तक है संबंधित, ठीक है। पंचायतों का उल्लेख मिलता है भाग 9 में और इसके अंतर्गत जो है 243 से लेकर 243 का अड़ा तक है, ठीक है, याद रखिएगा। सहकारी समितियों से भाग कौन सा है, तो सहकारी समितियों से भाग 9V संबंधित है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है, तो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद पूछा है कौन सा संबंधित है, तो यहाँ पे अनुच्छेद जो दिया है 243Y1 दिया है, 243S1 दिया है, 124A1 दिया है, 338V1 दिया है। देखिए ये जो है प्रश्न पूछा गया था EPPCS में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, EPPCS में भी पूछा गया था और उसके अलावा और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसका जो है प्रावधान कहाँ पे मिलता है, तो जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, लोकसभा की वॉइस किस भाषा में मुद्रित होती है, मतलब जो लोकसभा होती है उसकी वॉइस जो होती है मतलब बातचीत होती है वो किस भाषा में हो सकती है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे हिंदी दिया, अंग्रेजी दिया, संस्कृत दिया, दोनों हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं तो इसका जो जिक्र मिलता है दोनों भाषाओं में जो है बहस हो सकती है लोकसभा की। अब यहाँ पे लोकसभा की बात आई है, देखिए लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बताया गया है लोकसभा की बहस अंग्रेजी में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है। अगर लोकसभा की बहस जो कर रहा है उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती तो वो मातृभाषा में भी बात कर सकता है, ये बात कही गई है। फिर यहाँ पे लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में मिलता है। अब अनुच्छेद 81 में मिलता है लोकसभा का जो है स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। फिर उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं लोकसभा जो है कौन सा सदन है, तो निम्न सदन है, ठीक है, इसे भंग भी किया जा सकता है, ठीक है, निम्न सदन है। फिर यहाँ भी बात करते हैं लोकसभा किसका अंग है, तो लोकसभा जो है संसद का अंग है, ठीक है, संसद की बात करते हैं कि कितने अंग हैं संसद के, तो 3 अंग हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, अंगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में मिलता है, प्रेसिडेंट का अनुच्छेद 52 में मिलता है। ये अंग हो गए। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए संसद के जो ये सदन कितने होते हैं, संसद के सदन की अगर बात करते हैं, जो पार्लियामेंट होती है उसके सदन की अगर बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में मिलता है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब लोकसभा की और बात करते हैं तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 550 है, निर्वाचित कितने हैं 543, ठीक है, इतनी चीज़ भी। और इस बार जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा अनुच्छेद जो संबंधित है। यहाँ पे अनुच्छेद 143 दिया है, अनुच्छेद 140 दिया है, अनुच्छेद 138 दिया है, अनुच्छेद 150 दिया, तो ये अनुच्छेद 140 संबंधित है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 140 जो है ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से। फिर उच्चतम न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर अनुच्छेद 138 में बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि है। और 150 में बात करते हैं तो संघ के और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप इसमें जो है
और अगर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में मिलता है, अनुच्छेद 124 में मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो है नए मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे 51 नंबर के, कौन बनाएंगे तो संजीव खन्ना जी बनाएंगे। कौन बनाएंगे तो संजीव खन्ना जी बनाएंगे। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। और सर्वोच्च न्यायालय में कुछ और भी परिवर्तन हुए इसका, जिससे नया ध्वज का अनावरण किया गया है। कौन सा ध्वज था तो नीले कलर का ध्वज है। फिर उसके बाद यहीं पे पूछा जा सकता है कि जो न्याय की देवी थी उसके आंखों की पट्टी थी, उसके पट्टी को हटा दिया गया है और हाथ में जो तलवार थी उसकी तलवार की जगह पे जो है भारतीय संविधान की बुक दी गई है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो यहाँ पे बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा किया गया था। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो यहाँ पे 10वां दिया है, 7वां दिया है, चौथा दिया है और 6वां दिया है। तो ये जो है 7वां ये कब का संशोधन अधिनियम है 1956 का, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। अब यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला राज्य अगर बात करते हैं तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर था वो जो है आंध्र प्रदेश था। कौन सा तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला जो है गठन किया गया था राज्य का। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब केग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद संबंधित है जिसमें जो है केग की नियुक्ति की बात की गई कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा और इसकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, इसलिए भी चर्चा में हो जाता है। और इसका भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है अभी यहीं पे हम बताएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 343 दिया है, अनुच्छेद 148 दिया, अनुच्छेद 124 दिया, अनुच्छेद 110 दिया है। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है, अनुच्छेद 148 में मिलता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। जो भी जो है वित्तीय संबंधी जो मामले होते हैं वो ये इसी का कार्य होता है। अब यहीं पे देखिए इसकी नियुक्ति बात करते हैं, नियुक्ति हुई थी नवंबर के टाइम पे। ठीक है, नवंबर के टाइम पे इसकी नियुक्ति हुई थी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए थे तो के संजय मूर्ति जी बनाए गए थे, के संजय मूर्ति जी बनाए गए थे। अब देखिए जब भी आयोग परीक्षा बनाता है तो जो करंट पूछता है, ठीक है, जो करंट पूछता है वो कहाँ की पूछता है, 2 महीने पहले की करंट नहीं पूछेगा। जब जैसे मान लीजिए आपका पेपर है अप्रैल में तो मार्च का और फरवरी का करंट अफेयर नहीं पूछेगा। अब देखिए दिसंबर में जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, 22 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, ठीक है, उससे पहले नवंबर में इसकी नियुक्ति की गई थी। अब यहाँ पे जो है नियुक्ति तो नहीं पूछी जा सकती थी क्योंकि 2 महीने का करंट नहीं पूछा जाता उससे पहले का। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा था, अब आप कह भी नहीं सकते, तो उसने ये पूछ लिया था कि भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। अब इसका पहले ही उल्लेख मिलता है। अब देखिए जब भी आप कोई भी करंट का मुद्दा पढ़ें या आप जीके जीएस पढ़ें, ठीक है, पहली बात तो आप करंट पढ़िए और करंट के जो 3 पहलू होते हैं, एक तो आप जियोग्राफी, ठीक है, भौगोलिक, और एक राजनीतिक मतलब पॉलिटी उसकी, और एक जो है क्या होता है तो एक मतलब हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल रही है, और इकोनॉमी भी पढ़ लीजिए। उसकी जो है इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये चारों चीज़ें आप उसके पहलू पढ़ लीजिए जो करंट का मुद्दा है। उसके बाद आपको जीके जीएस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी प्रश्न बनता है स्टैटिक का भी, वो प्रश्न करंट से रिलेटेड ही बनता है, ठीक, क्योंकि यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है अनुच्छेद पूछा गया था यूपीपीसीएस में, ठीक है। वैसे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी अगर बात करते हैं तो उसमें जो है
क्या पूछा गया था? हाल ही में नियुक्तियां की गई थी 5 राज्यों के राज्यपालों की, मतलब गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। अब वो प्रश्न तो नहीं करंट का पूछा जा सकता क्योंकि 1 महीने पहले ही नियुक्ति हुई थी परीक्षा से। अब वो उसने क्या बनाया था प्रश्न आयोग ने, उसने पूछा था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही थी, क्योंकि देखिए राज्यपाल से उसने प्रश्न बनाया। अब आप बोल भी नहीं सकते एक स्टेट का, लेकिन राज्यपाल का ही क्यों पूछा, और भी पूछ सकते, क्योंकि उसने सोचा था कि बच्चे ने जो है राज्यपाल के बारे में पढ़ रखा होगा तो उसकी जो है हिस्ट्री भी पढ़ रखी होगी, इसलिए उसने वो प्रश्न बनाया था। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी करंट का मुद्दा होता है उसी से रिलेटेड आप जीके जीएस पढ़िए, तो आपका जो है जीके जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे बताना राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे दिया है 2 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2021 को और 1 जनवरी 2022 को। तो ये जो है 15 अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए यहीं पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया, 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो यहाँ पे बताना किस वर्ष मिला था। तो 1998 दिया है, 2004 दिया है, 1997 दिया है और 1999 दिया है। तो ये दिया गया था वो 1998 में दिया गया था। ठीक है, प्रथम बार इन्होंने ही प्राप्त किया था, भारतीय प्राप्त करने वाले थे। अब यहीं पे बात करते हैं, ठीक है, यहीं पे बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार बाद में स्टार्ट होता है। आपको कमेंट करके बताना अर्थशास्त्र की जो है स्थापना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। अब यहीं पे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो हाल ही में अगर आपने मेरी करंट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो है नोबेल शांति पुरस्कार की जो है नाम नामित किए गए, नाम लिए गए 338 नाम लिए गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आप चर्चा में हमेशा सुनते हैं कौन सा, तो ट्रंप जी का भी नाम लिया गया है। ठीक है, ट्रंप जी का, तो उसमें जो 338 नामों में ट्रंप जी का भी नाम शामिल है। कौन से, तो नोबेल शांति पुरस्कार में। इसमें 244 व्यक्तियों को और 94 जो है संगठन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे जो है इसकी घोषणा जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो अक्टूबर के टाइम पे की जाती है और इसके 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी पुण्यतिथि पर इसको वितरित किया जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे बात करते हैं 1999 दिया है, एक डेट ये महत्वपूर्ण बन जाती है 1999। तो 1999 में जो है इन्हीं को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, 1999 अमर्त्य सेन को दिया गया था। अब यहीं पे जो है अब भारत रत्न की बात आए तो भारत रत्न का स्टार्टिंग जो होता है 1954 में होता है। ठीक है, और भारत रत्न अभी तक जो है 53 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिए। और 2024 में जो है 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण अडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, एम एस स्वामीनाथन है। 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे दिया सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सामाजिक कार्य। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो है साझेदारी के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा की जब बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब देखिए संस्कृत को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। वर्तमान में अगर बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं की तो वर्तमान में संख्या हो गई है 11। देखिए 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा जो है 2024 में अक्टूबर में दिया गया है, इसलिए 11 भाषाएं हो चुकी हैं। कौन कौन सी? इसमें जो है संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। तो ये जो है 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं। अगर भाषाओं की जब बात आती है तो आपको एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है।
अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 22 भाषाओं में जो है राजस्थानी भाषा शामिल है या नहीं है। तो राजस्थानी भाषा नहीं है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वितरित किया जाता है वो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी दिया जाता है। कुल मिला के जो है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन 22 भाषाएं ये और जो है राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ही जिक्र मिलता है, जिसमें जो है क्या बात है, तो 21वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन और एक जो है 91 बार अगर बात करते हैं 22 भाषाओं की कौन कौन सी हैं, तो इसमें असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली। तो ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई अपडेट मिलती रहे। और जीके जीएस के साथ करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ जीके जीएस आपको पढ़ने के लिए आसानी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।